आज हम बीए पाठ तृतीय में 1857 की क्रांति के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। इस बारे में अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विद्रोह निस्संदेह सैनिकों द्वारा चर्बी के कारतूस को लेकर आरंभ किया गया था, परंतु उसका लक्ष्य कंपनी सरकार का भारत से उन्मूलन था। उनका तथा उनके अन्य सहयोगियों का भी यही प्रयास था कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दिया जाए। भारतवासियों में अंग्रेज विरोधी भावना 1857 के विद्रोह में ही उत्पन्न हुई। इस महाविद्रोह से पूर्व भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, जिनका उल्लेख हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। उन विद्रोहों का उद्देश्य भी कंपनी सरकार की सत्ता को समाप्त करना ही था। इसका सीधा अर्थ है कि अब लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं कार्य कर रही थी। यद्यपि पश्चिमी इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, वे राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप की 20वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता से लेते हैं, परंतु डॉक्टर सत्या राय ने अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद में लिखा, हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 19वीं शताब्दी का जो भारत राष्ट्र की आधुनिक परिभाषाओं के अनुकूल न हो, किंतु हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इन्हीं तथाकथित विभाजित शक्तियों ने आपसी एकता को भी बढ़ा दिया। उस समय भी भारत में वे सब तत्व विद्यमान थे जिनके आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। इस तथ्य के स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि परोक्षतः राष्ट्रीयता का उदय अंग्रेज़ों की सहायता से और जोर पकड़ता चला गया, परंतु उनके इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकते कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों की देन है। इसी के साथ यहाँ यह दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत करने का उद्देश्य आर्थिक शोषण की नीयत से ही किया था। भारत में राष्ट्रीयता की नींव रखकर अपने पैरों पर वे कुल्हाड़ी मारने का प्रयास क्यों करते? भारत के स्वतंत्र हो जाने के उपरांत इस विद्रोह के संदर्भ में काफ़ी शोध कार्य हुए हैं और इंग्लैंड के इतिहासकार इसे जन आंदोलन या आम लोगों का विद्रोह तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जन आंदोलन या राष्ट्रीयता की अभाव में कभी नहीं स्वीकार करते। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में निम्न तर्क भी दिए जा सकते हैं। पहला, 1857 का विद्रोह तीव्रता से भारत के विशाल भाग में प्रसारित हुआ, ऐसा राष्ट्रीयता के बिना संभव नहीं था। दूसरा, इस विद्रोह की भावना में एकता विद्यमान थी और हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई की, जो राष्ट्रीयता का ही परिचारक है। तीसरा, जमींदार व किसानों ने अपने पुराने वैमनस्य को भुलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। चौथा, भारत की विभिन्न जातियों व विभिन्न व्यवसायों के लोगों ने भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का एक साथ प्रयास किया। हैवलॉक के नेतृत्व में जा रहे सैनिकों को नदी पार करने के लिए
नाविकों ने भी इनकार कर दिया। इस विद्रोह को स्त्री जाति का भी सहयोग मिला। मुगल बादशाह बहादुर शाह की बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम, झांसी की रानी आदि ने इस कार्य को, इस क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। विद्रोहियों ने सर्वसम्मति से मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुन लिया। हिंदू विद्रोहियों ने भी उनमें पूर्ण निष्ठा व्यक्त की। इससे बढ़कर राष्ट्रीयता की क्या मिसाल पेश की जा सकती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि विद्रोह देश में व्यापक नहीं था, किंतु यदि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं होता तो इतनी शीघ्रता से नहीं दबाया जा सकता था। इसकी तुष्टि के लिए हम केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ही प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह आंदोलन तो देशव्यापी था, इसके राष्ट्रीय न होने में तो किसी को कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि समस्त भारतीयों ने सहयोग किया था। इस महान आंदोलन को भी एक साल में ही दबा दिया गया। इसी प्रकार हमें 1857 के महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।